Today we are going to discuss the topic explain the classification of civil law. सिविल लॉ की क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिविल लॉ. सिविल लॉ क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी जो है हायरार्की, इसकी दर्जाबंदी, वो आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले लिखा हुआ जी इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन. सिविल लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोमन्स. ये सिविल लॉ जो था वो ओरिजिनेट हुआ था, निकला था कहाँ से? रोम से. रोमन से निकला था, रोम से निकला था. डिस्क्राइब फ्रॉम जस्ट सिविल. जस्ट सिविल क्या होता है कि जस्ट सिविल क्या होता है? अप्लाइड ओन सिटीजन. अप्लाइड किस पे होता है? ओन सिटीजन पे अप्लाई होता है. ठीक है. जस्ट जेनिटम अप्लाई टू फॉरनर. फॉरनर पे अप्लाई होता है, यानी कि ऐसे लॉज जो अपने सिटीजन पे अप्लाई हो वो, और ऐसे लॉज जो फॉरनर पे अप्लाई हो. द लॉज विच डिफाइन द राइट्स. ऐसे लॉज जो लोगों के हकूक को डिफाइन करते हैं. विच डिफाइन द लॉज. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ. और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिमिनल लॉ से टोटली डिफरेंट है. क्रिमिनल लॉ और चीज़ है, सिविल लॉ और चीज़ है. जैसे अभी स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर व्हाट इज़ मेंट बाय क्या कहते हैं सिविल लॉ. जी, सिविल लॉ का क्या मतलब है? तो मैं क्या चले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको वो भी समझाता हूँ कि दीवानी मुकदमात, ये दीवानी केसेस क्या होते हैं, उसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं. उसके बाद दैट लॉ ऑफ द लैंड विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय सिविल कोड. ऐसे लॉज जिनके ऊपर अमल दरामद जो है वो हमारी सिविल कोड करवाती है. कौन से लॉज जिनके ऊपर अमल दरामद सिविल कोड करवा रही है? The system of law concerned with the private relation between members of a community. ऐसा system of law जो कंसर्न करता है between the private members of the community, किसी एक स्पेशल एरिया के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है. एक कम्युनिटी क्या होती है? जो एक स्पेशल लोकल टेरिटरी में या किसी स्पेशल टेरिटरी में, पाकिस्तान की एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग जो है वो सिटीज़न कहलाएंगे. और ये वो जो है एक स्पेशल टेरिटरी में जो लोग रहते होंगे उन लोगों को एक वो उस इलाके की कम्युनिटी कहा जाएगा. ठीक है, उस इलाके की कम्युनिटी कहा जाएगा. अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्होंने सवाल पूछा कि जी व्हाट इज़ जो है सिविल लॉ या दीवानी जो है वो कानून क्या है और फौजदारी कानून क्या है. मेन प्रैक्टिसेस जो है हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स में वही चलती हैं जी कि सिविल के वकील है या जो है क्रिमिनल के वकील हैं, दीवानी के वकील हैं या फौजदारी के वकील हैं. तो पहले क्या होता था, जिस वक्त जो है रूरल एरिया जब बादशाहों की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या होता था कि बादशाह अपने दरबानों में बैठ के, बड़े बड़े उनके महलात के दरबान बने होते थे, दरबानों में बैठ के दीवान उन्हें कहते थे. ठीक है, उन दीवानों में बैठ के लोगों के तनाज़ात को सुनते थे. बात मैं कर रहा हूँ तनाज़ात की. ठीक है, जब किसी ने हक मार लिया, हकूक़ की बात सुनी जाती थी, तो जो केसेस बादशाह जो थे दरबानों में बैठ के, दीवानों में बैठ के सुनते थे, उन केसेस को उन्होंने नाम दे दिया दीवानी केसेस. यहाँ समझ लगे, दीवानी केसेस, सिविल केसेस, जिसमें लोगों के हकूक़ की हक तलफी हो रही होती थी, उनको डिस्कस करने के लिए, उनकी जो है रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए बादशाह जब दीवानों में बैठ के केस करते थे तो उन्हें कहते थे दीवानी केसेस. दैट मीन्स सिविल केसेस. अच्छा, आफ्टर दैट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मर्डर हो गया, किसी को हर्ट हो गई, कोई रॉबरी हो गई, ऐसे ऑफेंसेस हो गए जो कि एज वेल एज इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी हैं और स्टेट के ख़िलाफ़ भी होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था कि वो अपनी फ़ौज को भेजता था. बादशाह क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या एक्यूज पर्सन को पकड़ने के लिए या कोई विटनेसेस हैं उनको बुलाने के लिए फ़ौज को भेजता था, गवाहों को. तो जब फ़ौज आ जाती थी बीच में तो उन केसेस को कहना शुरू कर दिया गया कि ये फ़ौजदारी केसेस हैं, क्योंकि फ़ौज आ गई बीच में. फौजदारी में क्रिमिनल केसेस, उसके अंदर तनाज़ात नहीं होते थे, उसमें हर्ट होती थी, झगड़े होते थे, हर्ट्स होती थी, HURTS हर्ट्स होती थी, लड़ाई झगड़े, डकैती, रॉबरी, मर्डर, कोई भी ऐसी जो जिसके अंदर कोई स्टेट के लॉज को ब्रेक किया जाता था, वायलेशन ऑफ द लॉज होती थी, उसके लिए वो जब भेजता था अपनी फ़ौज को तो ऐसे केसेस को नाम दे दिया गया जी क्रिमिनल केसेस या
फौजदारी, क्योंकि फौज उसमें इन्वॉल्व हुई थी। अब क्लियर हुआ, दीवानी और फौजदारी की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आए थे जी रोमन में सिविल लॉ जो क्या था, वो मैंने बता दिया आपको, पॉइंट्स बता के बता दिए कि आपके एक किसी भी ऐसे सिस्टम ऑफ लॉ जो कंसर्न करते हैं विद द प्राइवेट रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द लॉ, यानी कि एक कम्युनिटी के मेंबर्स और एक स्टेट के दरमियान, या कंसर्न विद द प्राइवेट रिलेशन, आम लोगों के आपस में तनाज़ात को, जब एक कम्युनिटी के लोगों के आपस में तनाज़ात को हल, तनाज़ात की बात कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा की नहीं बात कर रहा, हर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, तो तनाज़ात को जब हल करवाने के लिए वो जाते थे तो सिविल लॉ कहते थे उसको, ठीक है। अब सिविल लॉ की क्लासिफिकेशन आ गई। अब मैंने इंट्रोडक्शन को पॉइंट्स में लिख दिया, यही आपके इंग्रेडिएंट हैं, इन्हीं को आप अगर एलेबोरेट करोगे तो वो आपके एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा बन जाएगा, इन्हीं को लिखोगे तो ये आपके क्वेश्चन के इंग्रेडिएंट बन जाएंगे। आफ्टर दैट क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। इट हैज टू काइंड्स, नंबर 1 है जनरल लॉ, नंबर 2 है स्पेशल लॉ। दो मेन काइंड आ गई जी सिविल लॉ की, दो मेन काइंड, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। अब जनरल लॉ की आगे से सब फर्दर 3 काइंड्स है, स्टैट्यूट, उसके बाद इक्विटी और कॉमन लॉ, ठीक है। इसके अंदर स्टैट्यूट क्या होता है कि जो कोई भी लिखे हुए कवानीन होते हैं जो आपके मुख्तलिफ राइट्स को जो है इंश्योर्स करवा रहे होते हैं, लोगों के, एक कम्युनिटी के, एक कंट्री के लोगों के राइट्स को जब इंश्योर करवाया जा रहा होता है तो वो लॉ बन जाते हैं, वो स्टैट्यूट लॉ होते हैं। उसके बाद इक्विटी क्या है, लॉ ऑफ इक्विटी जो है ज़्यादातर यहाँ पे तो नहीं अप्लाई होती, लेकिन जजेस जो हैं अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते हुए लॉ ऑफ इक्विटी के तहत डिसीजन भी देते हैं मोस्टली। तो ज़्यादातर ये ब्रिटेन में यूज़ होती थी लॉ इक्विटी। इसके अंदर क्या होता था कि जब किसी चीज़ के बारे में कोई वाज़े लॉ ना बना हुआ हो तो फिर जजेस अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते वक्त केस का डिसीजन देते हैं। जज अपनी जो है वो जुडिशल बसीरत से जो है वो केस को डिसाइड करते हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो फिर लॉ ऑफ इक्विटी निस्बत के कानून के तहत वो लोगों को इंसाफ मुहैया करते हैं, केसेस के फैसले सुनाते थे। उसके बाद है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होते हैं, जो कि एट ए टाइम पूरी एक कंट्री की सारी होल टेरिटरी पे जो एप्लीकेबल हों वो कॉमन लॉज है। ऐसे लॉज ऑफ द लैंड जो एट वंस पूरी की पूरी कंट्री पे एट वंस एप्लीकेबल हों उन्हें कॉमन लॉ कहते हैं। ठीक हो गया, जो मुल्क का आम कानून जो सबके लिए बना होता है वो कॉमन लॉ है। अब आता है नेक्स्ट है स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ की लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ, मार्शल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और भी इसकी हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने लिखी है ताकि पेपर भी आपका अच्छी तरह अटैम्प्ट हो सके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए जितना का होना चाहिए। अब है जी एक्सप्लेनेशन जी जनरल लॉ की। जनरल लॉ क्या है, जनरल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, आम कानून, जनरल लॉ, द लॉ विच कॉमनली अप्लाइड बाय ऑल द कोर्ट्स, ठीक है, ऑफ द कंट्री एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द स्टेट इज जनरल लॉ। थ्रू आउट द स्टेट, पूरी स्टेट पे एट वंस जो है एप्लीकेबल होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जी जनरल लॉ, आम कानून या कॉमन लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जनरल लॉ क्या है कि जी पूरी स्टेट पे अप्लाई होता है, थ्रू आउट द स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड जनरल लॉ। इसकी एग्जांपल है जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्जाम्पल है, बहुत सारे लॉज हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मुआहदा करने का कानून, कॉन्ट्रैक्ट करने का कानून जो बना 1872 वाला, उसके अंदर क्या है कि वो एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द स्टेट, पूरे की पूरी रियासत पे एट वंस एप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट का कानून जो है फैसलाबाद में अप्लाई हो रहा है तो लाहौर में नहीं, लाहौर में अप्लाई होता है सिंध में नहीं, नहीं, थ्रू आउट द स्टेट और ईच प्रोवेंसेस, उसके हर स्टेट के अंदर जो प्रोवेंसेस है उन पे अप्लाई होता है, उसके हर कम्युनिटी पे अप्लाई होता है। दैट इज नोन एज द क्या कहते हैं जनरल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872, ये पूरा जनरल लॉ उसमें बता रहे हैं कि जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आए थे जी स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? द लॉ विच अप्लाइज ऑन ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर एज, पर्सन, टेरिटरी इज स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? एक तो जनरल लॉ का पता लग गया। जनरल लॉ क्या है जी? जो एट वंस जो है वो पूरी होल टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा। अब स्पेशल लॉ जो होता है, खास कानून, वो किसी स्पेशल टेरिटरी के लिए होगा, किसी स्पेशल पर्सन के लिए होगा। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एज के लिए बना होगा, बुजुर्गों के लिए कोई कानून बन गया, ठीक है, या पर्सन्स वही डिसेबल पर्सन्स के लिए कोटा दे दिया, ठीक है, या कोई ऐसे लोग हैं स्पेशल लोग, उनको दे दिया। कम्युनिटी के लोगों को, जो स्पेशल कम्युनिटी के लोग हैं उनको दे दिया कोई कोटा, उनके लिए कोई लॉ बना दिया, ये स्पेशल लॉ है। और टेरिटरी, किसी स्पेशल टेरिटरी पे वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ हमारे रिलीजियस सेक्ट है, उनके लिए लॉज डिफरेंट है, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे कि आप कह लें कि जी क्रिश्चियनिटी में जो है वो उनको अपने रिलीजियस सेरेमनी के लिए, रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए ड्रिंकिंग अलाउ कर दी गई है, ठीक है। अब वो होल थ्रू आउट द होल एक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो स्पेशल कम्युनिटी के लिए एक लॉ बना है, तो वो स्पेशल लॉ कहलाएगा। जो स्पेशल लोगों के लिए बना हो, स्पेशल टेरिटरी के लिए बना हो, स्पेशल जो है वो पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए बना हो, वो क्या कहलाएंगे? उसे स्पेशल लॉ कहलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसकी एग्जांपल भी दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये भी एक जो है स्पेशल लॉ है। क्रिश्चियन लॉ, वो भी स्पेशल लॉ है। लॉ रिगार्डिंग स्पेशल सेक्ट और कम्युनिटी। सेक्ट कहते हैं आपका कोई भी एक पार्ट, कोई हिस्सा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर एक ग्रीन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जाहिर करता है, वाइट जो है वो माइनॉरिटीज़ को जाहिर करता है। जो माइनॉरिटीज़ के लिए या किसी स्पेशल सेक्ट के लिए कोई लॉ बनेगा, स्पेशल पोर्शन के लिए लॉ बनेगा, स्पेशल टेरिटरी के लिए जो लॉ बनेगा, उससे कहेंगे जी स्पेशल लॉ। समझ लगी? स्पेशल लॉ। अब इसकी एग्जांपल है कि जैसे मैंने अभी दी आपको कि ड्रिंकिंग है, क्रिश्चियनिटी में है, तो लॉ कोर्स में जो है ना सब पे मुस्लिम लॉ नहीं लग जाएगा। क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ लगेगा, हिंदू आएंगे तो हिंदूइज्म के लिए उनका हिंदू लॉ लगेगा, ठीक है। और कोई भी कम्युनिटी है, कोई रिलीजन से रिलेटेड पर्सन्स हैं, उनके ऊपर जो है वो स्पेशल लॉज बनेंगे। अब क्या होता है कि इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ जी, दो लॉज में कन्फ्लिक्ट आ गया। मेन जनरल लॉ हमारा कह रहा है कि जनाब प्रोहिबिशन ऑफ द जो है वो लिक्वर या अल्कोहल जो है वो उसके लिए ममनुआ है, नहीं पी सकते, ठीक हो गया। अब स्पेशल लॉ भी बना है कम्युनिटीज़ के लिए, जी हाँ, स्पेशल लॉ बना है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए। वो कहते हैं जनाब कि इनको इनके रिलीजियस फेस्टिवल के लिए वो ड्रिंकिंग कर सकते हैं, अलाउ है। उनको परमिट बना के दिया जाता है एक बाकायदा, जैसे एक लाइसेंस बना के दिया जाता है, ऐसे एक परमिट बना के दिया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। तो अब क्या हुआ कि अब क्लैश आ गया जी। जनरल लॉ तो कह रहा है कि ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोकल जो स्पेशल लॉ है, इसे लोकल लॉ भी कहते हैं, वो एक लोकेलिटी के लिए लॉ बनता है, तो वो जी हाँ, तो स्पेशल लॉ कह रहा है जी कि नहीं जी आप पी सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज हो गया कि दोनों लॉ डिफरेंट है, एक कह रहा है नहीं पीना, एक कह रहा है पीना है। अब किसके ऊपर जो है कौन सा लॉ जो है वो ऊपर सुपरसीड करेगा, कौन सा लॉ जो है वो प्रीवेल करेगा? तो जब जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर जो है स्पेशल लॉ प्रोसीड वो जो है ना प्रीवेल करेगा। स्पेशल लॉ मीन कि भाई मैंने बताया कि जनरल लॉ क्या था, ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में ड्रिंकिंग मना है। लेकिन स्पेशल लॉ आ गया जी, क्रिश्चियंस के लिए परमिट बना के दे दिए, स्पेशल लॉ बन गया, उनको परमिट बना के दे दिए। उन्हें उनके रिलीजियस जो है सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे दिए, तो अब वो स्पेशल लॉ आ गया। जनरल लॉ क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन आ गई, प्रोहिबिशन है कि ड्रिंकिंग नहीं करनी। लोकल लॉ का या स्पेशल लॉ कह रहा है कि करनी है, लेकिन फिर कौन सा लॉ प्रीवेल करेगा? स्पेशल लॉ प्रीवेल करेगा। फिर जनरल लॉ को वो सुपरसीड करके
प्रीवेल कौन करेगा जी, स्पेशल लॉ प्रीवेल करेगा। या एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए कोई भी लॉ बना दिया, ड्रिंकिंग के से हट के भी कोई भी लॉ बना दिया, वो स्पेशल कम्युनिटी के लिए, स्पेशल टेरिटरी के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए बन गया, तो उसके बाद जनरल लॉ में क्या कहते हैं जी, सबके लिए सीटें बराबर हैं किसी जॉब के लिए, CSS वगैरह की जॉब के लिए। लेकिन स्पेशल लॉ में कहते हैं भाई माइनॉरिटीज़ के लिए भी सीट्स रखी हुई हैं, ठीक है, या डिसेबल पर्सन के लिए किसी गवर्नमेंट के जॉब पे स्पेशल कोटा रखा गया है, तो फिर स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, कि उनको भाई इसमें स्पेशल कोटा क्यों दिया गया है, ठीक है, वो इसलिए दिया गया है कि स्पेशल लॉ बना ही उनके लिए है। तो इसलिए सुपरसीड कौन सा करेगा, स्पेशल लॉ करेगा, जनरल लॉ फिर वो नहीं प्रीवेल करेगा। यहाँ तक समझ लगी। उसके बाद इसकी काइंड्स आ जाती हैं, किसकी काइंड आ रही हैं, अब स्पेशल लॉ की काइंड्स आ रही हैं, लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ, मार्शल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जी। लोकल लॉज क्या होते हैं, जो एक स्पेशल लोकेलिटी के लिए हों, लोकल लॉज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी लोकेलिटी है फाटा की, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज है, फेडरल जो है वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करती है ट्राइबल एरियाज को, तो उनके लिए वो क्या है, वो लोकल लॉ उनके लिए है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो जनरल लॉ नहीं है, वो लोकल लॉज है जी। आज अच्छा जी, वो पूरे जो है वो क्या है, लोकल लॉज है, जो एक स्पेशल लोकेलिटी के लिए, स्पेशल जो है वो एक कम्युनिटी के लिए बनाए जाएंगे, अप्लाई ऑन ए स्पेशल लोकेलिटी, एक खास किसी लोकेशन के लिए, लोकेलिटी से निकला, लोकेलिटी लोकेशन से निकला है, किसी खास एक जगह के लिए जो लॉज बनाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा जी लोकल लॉज। अब हमेशा लोकल लॉज प्रीवेल करेंगे जनरल लॉज पे, जनरल लॉ कुछ और है लेकिन लोकल लॉ जो है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, वो प्रीवेल करेंगे, उनकी ज़्यादा वेटेज होगी, उनकी एप्लीकेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए बने हैं, स्पेशल टेरिटरी के लिए बने हैं, स्पेशल पर्सन के लिए बने हैं, स्पेशल एज के लोगों के लिए बने हैं, ठीक है। वो हर बंदे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे कोई फंड्स वगैरह हैं या पेंशन वगैरह हैं, वो बूढ़ों के लिए बना दी गई हैं, रिटायर्ड पर्सन के लिए बना दी गई हैं, तो अब लॉ तो जनरल तो है कि भाई हर बंदे के लिए बननी चाहिए, नहीं, वही स्पेशल बनी है स्पेशल लोगों के लिए। ओल्ड एज जो कोई लॉज बने हैं ओल्ड एज लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो माजूरों के लिए बने हैं, डिसेबल पर्सनस के लिए बने हैं, तो वो क्या होगा, स्पेशल लॉ होगा। लोकल लॉ जो है वो कहलाएंगे उसको, वो जनरल लॉ नहीं होगा, जनरल लॉ पे वो लोकल लॉ सुपरसीड करेगा। अब फॉरेन लॉज क्या होते हैं, डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटीज। फॉरेन लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज, स्पेशल लॉज एप्लीकेबल होंगे जहां पे जो है कोई जनरल लॉ ना लगता हो कंट्री का। एग्जाम्पल है कि दो कंट्रीज के माबैन कोई तनाज़ा खड़ा हो गया, जैसे कि लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ, दो कंट्रीज के दरमियान कोई तनाज़ा किसी भी मैटर पे आ जाए तो फिर इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा। वो इंडिया कहेगा जी हमारे वाले लॉज एप्लीकेबल करें, पाकिस्तान कहेगा जी हमारे लॉज एप्लीकेबल करें, तो फिर कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, इंटरनेशनल लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे। और केस कहाँ चलेगा जी, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे केस जाएगा जी। इसके अंदर फॉरेन लॉ में लिख लें जी ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर दोनों कंट्रीज अपना केस ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। अगर वो डिस्प्यूट कहें जी ठीक है अपने कंट्री के लॉ के मुताबिक हल करो, तो वो फिर वहाँ पे जनरल लॉज लगेंगे, ठीक है, ये समझ लगी। अब उसके बाद कन्वेंशनल लॉ, सोर्स ऑफ एग्रीमेंट। कन्वेंशनल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है दो मुल्कों के माबैन किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो कंट्रीज या उनके रहने वाले बाशिंदों के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कन्वेंशनल लॉ कहलाता है, क्योंकि दो कंट्रीज के माबैन रहने वाले जितने भी लोग हैं या कंट्रीज खुद जो उनकी गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कहेंगे जी कन्वेंशनल लॉ, क्योंकि वो अपने मुल्क के भी लॉ बताएंगे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में हम पाकिस्तानी लॉज भी बताएंगे, फिर दोनों का एक समअप करके एक मिक्सचर करके तो है जो लॉज बनेंगे वो कन्वेंशनल लॉज कहलाएंगे, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू जो बनते हैं लॉज। उसके बाद है जी मार्शल लॉज।
मार्शल लॉज काफ़ी दफ़ा हमारे कंट्रीज़ में लग चुके हैं, हमारे कंट्री में कई दफ़ा लग चुके हैं। जब कि मार्शल लॉ का क्या मतलब होता है, ऐसे लॉज जो कि इम्पोज किए जाते हैं थ्रू द आर्मी, जब डिसिप्लिन और कंट्रोल बाय आर्मी इटसेल्फ करे, कॉमनली नोन एज ए मिलिट्री लॉ। ठीक है, एक आम हालात में हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में एमरजेंसी प्रोविजंस है, उसके अंदर भी उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो एमरजेंसी मुल्क में नाफिज कर दी जाती है। तो फिर जो है वो मिलिट्री अगर उसको कंट्रोल कर ले तो वो कहेंगे जी कि ये अब डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इट्स सेल्फ आर्मी जो है वो होल्ड कर रही है, कंट्री का नज़्म ज़ब्त चला रही है, तो वो लगेंगे। अब जिस तरह ये तो आर्मी कोर्ट्स बनी, आर्मी कोर्ट्स ने जो है टेररिस्ट को डायरेक्ट जो है वो सजाएँ दी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे जजेस थे वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि उनको थ्रेट थे बहुत ज़्यादा कि भाई इतने जो है हाईली जो क्या कहते हैं टेररिस्ट जो है वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है उनको जो है ना वो पनिशमेंट देते हुए जजेस भी घबरा रहे थे। तो फिर आर्मी ने डायरेक्ट जो है जो हमारी डेथ पेनल्टी सस्पेंड हुई थी, कोर्ट्स ने डेथ पेनल्टी सस्पेंड कर दी थी, इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आके कोर्ट ने सजाए मौत ख़त्म करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो फिर दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़ गई। अब दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए आर्मी कोर्ट्स ने फिर फैसले सुनाए, आर्मी कोर्ट्स ने डेथ पेनल्टीज दी, हैंगिंग शुरू कर दी, फांसियाँ देना शुरू की, और बहुत ही समरी ट्रायल जो है विद इन 10 to 15 डेज़ या बहुत शॉर्ट पीरियड में समरी ट्रायल करके उन्होंने टेररिस्ट को, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, आफ्टर जो है उनका पूरा आर्मी का लॉज है एप्लीकेबल करके उनको सज़ाएं दी। तो वो फिर मार्शल लॉ के एक काइंड थी, समझ लो कि भाई मार्शल लॉ जो लग रहा था। वैसे तो मार्शल लॉ में ये होता है कि टोटल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ ए कम्युनिटी, कंट्री का कंट्रोल, कम्युनिटी का कंट्रोल वो आर्मी इटसेल्फ अपने हाथ में ले लेती है अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन मुल्क में क्रिएट हो जाए। और सेकेंडली होता है कि इन द टाइम ऑफ वॉर हो गई, जंग लग गई, अब वो जो मुल्क के कवानीन हैं, फॉर एग्जांपल जी कानून है जी रात को भी लोग लाइटें जला सकते हैं। अब 1965 की जंग में, वॉर में, पूरी रात को पूरे पाकिस्तान में ब्लैक आउट हो जाता था कि कहीं दुश्मन को एक लाइट भी नज़र आ गई तो मिसाइल वहाँ पे आके ना गिर जाए, अंधेरा होता था। ठीक है, तो इसलिए आर्मी ने फिर अपने लॉज एप्लीकेबल कर देती है उस टाइम पे, इन द टाइम ऑफ वॉर। जब वॉर हो रही होती है तो मार्शल लॉ उस टाइम पे भी एप्लीकेबल हो जाता है सम टाइम। ठीक है, सम टाइम होता है, सम टाइम सम सिचुएशन में नहीं भी होता। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मोस्टली वो सिचुएशन ऐसी होती है, वॉर की सिचुएशन होती है, पीस की नहीं होती, अमन की नहीं होती, वॉर की सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में फिर जो है वो आर्मी के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। आर्मी कहती है भाई इतने बजे लाइटें बंद कर देनी है, आर्मी कहती है बाहर नहीं निकलना, कर्फ्यू की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो वो मार्शल लॉ की काइंड है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है जी, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ लास्ट है जी, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ का काइंड ऑफ कन्वेंशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन द प्राइज कोड। अब ऊपर भी मैंने बताया जी इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ है। अब प्राइज कोड जो होती हैं उस पर एप्लीकेबल होता है। प्राइज कोड क्या होती हैं, ऐसी कोड मैंने जैसे बताया कि जो नॉर्मली वो क्रिएट ना हुई हो, नॉर्मली कंट्री में एग्जिस्ट ना करती हो। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने बताया, ICJ में। अब ऐसे लॉज जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल होंगे उन पे इंटरनेशनल लॉ उसे कहेंगे जी। इंटरनेशनली ये लॉ है, इंटरनेशनली क्या क्या लॉ हैं जी, कोई जो है वो किसी मुल्क के ऊपर एटॉमिक वॉर नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल लॉज बने हैं। फिर जो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना सकता। तो इस तरह के जो लॉज हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती हैं उनको कहते हैं जी इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक छोटा सा व्यू था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सिविल लॉ, सिविल लॉ की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, फिर उसकी दो मेन क्लासिफिकेशन थी, जनरल एंड स्पेशल लॉ। जनरल लॉज की भी आगे से 3 सब काइंड थी, उसके बाद जो है स्पेशल लॉ की भी आगे से 5 काइंड थी। तो आज का ये टॉपिक था कि जी व्हाट इज़ मेंट बाय सिविल लॉ। वो ऐसे लॉज जो सिविल कोर्ट में एप्लीकेबल होते हैं, जिन ऐसे लॉज जो अप्लाइज करती है कौन सी, सिविल कोड ऑफ द लैंड। लैंड की सिविल कोड जिसकी रेमेडी अप्लाई करती है उन्हें सिविल लॉज कहते हैं। सिविल लॉज क्या होते हैं, जो लेट आने वाले उनके लिए थोड़ा सा एक
सम अप कर रहा हूँ। तो सिविल लॉज क्या होते हैं, जो कि लोगों के राइट्स को डिटरमाइन करते हैं। लोगों की अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन की राइट इन्फ्रिंज हुए हों, राइट को कोई जो है वायलेशन ऑफ द राइट्स हुए हों, हकूक की हक तलफी हुई हो, उससे कहेंगे कि जी ये सिविल लॉ है। ठीक है, ये भी बता दिए जी फौजदारी और दीवानी क्या होता है, कि जिसमें बादशाह फौज को भेजती थी वो फौजदारी हो गया। ठीक है, कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ऑफेंडर को पकड़ने के लिए बादशाह जो है फौज को भेज रही है, वो फौजदारी हो गया, जिसे क्रिमिनल जो है वो लॉज कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहा जाता है क्रिमिनल केसेस की। और जिनमें बादशाह अपने दीवानों में बैठ के जो तनाज़ात लोगों के हल करता था कि जी इसका, ये कहता जी मेरा इस ज़मीन पे कब्जा, ये कहता जी मेरा है, ये कहता जी मैं इसका राइट है। राइट जहाँ पे डिटरमाइन होते थे, जिसमें कोई फ़ौज का अमल दखल नहीं होता था, उसको कहना शुरू कर दिए दीवानी केसेस। दीवानी मीन सिविल, इनमें राइट्स जो है लोगों के डिटरमाइन होंगे। ये आ गया जी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ, उसके आगे चल पड़ी किस्म। तो ये मैं आपको बता रहा था कि भाई जनरल लॉ और स्पेशल लॉ की अब क्या होगा। पहले सिविल लॉ की बता दी, सिविल लॉ के बाद उसकी काइंड बता दी, सब काइंड, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। जनरल लॉ में कहा कि जो जनरली एक पूरी कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद स्पेशल लॉ जो होते हैं किसी एक स्पेशल टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, पूरे पाकिस्तान पे एट ए टाइम एप्लीकेबल नहीं होते। किसी एक स्पेसिफिक जो है वो कम्युनिटी के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, या स्पेसिफिक पर्सनस के लिए लॉज बनाए जाते हैं, या पार्टिकुलर एज के लिए लॉज बनाए जाते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए, स्पेसिफिक सेक्ट के लिए। सेक्ट मीन्स एक कोई भी फ़िरका हो गया या कोई भी माइनॉरिटीज़ हो गई, उनके लिए जो लॉज बनेंगे वो स्पेशल लॉज होंगे। या टेरिटरी के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे कि जी इस टेरिटरी में पाकिस्तान की जो है वो नहीं लॉ लगेंगे, जनरल लॉ नहीं लगेंगे, स्पेशल लॉ लगेंगे। जैसे फाटा के मैंने बताया कि फाटा क्या है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल होंगे वो जो है स्पेशल लॉज होंगे, वो जनरल लॉज नहीं होंगे, वो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट बताया जी कि इसकी जनरल लॉ की भी 3 काइंड्स हैं, स्पेशल लॉ की 5-6 लिखी हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एक समअप था कि जनरल लॉज और स्पेशल लॉज, ये पूरा डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की। एंड पे जो है आप कंक्लूजन इसको कर सकते हो कि सिविल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो लोगों के राइट्स को डिटरमाइन करते हैं, और इसके अंदर मेन 2 काइंड्स हैं, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। जनरल लॉ जो जनरली एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी और थ्रू आउट द कम्युनिटी होते हैं, और जो स्पेशल लॉ है वो एक स्पेशल सेक्ट के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशल टेरिटरी के लिए, और स्पेशल जो है वो पार्टिकुलर एज के लोगों के लिए अप्लाई होते हैं। उसके बाद इसकी आगे सब काइंड है, जनरल लॉ की सब काइंड है, स्टैट्यूट लॉ, इक्विटी, कॉमन लॉ। स्टैट्यूट लॉ जो मुल्क के पहले ही लिखे हुए कवानीन होते हैं, स्टैट्यूट लॉ कहलाते हैं। इक्विटी है, लॉ ऑफ इक्विटी है, निस्बत का कानून है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ है। कॉमन लॉ जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज की ये लेक्चर था, कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने स्केच भी बना के दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसको जाके बुक से भी देखना, इसको जाके अपने नोट्स को दोबारा रीड आउट करना, लेक्चर को रिमाइंड करना। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।